नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के मामले में जो सुनवाई की, उस सुनवाई का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। सुबह जैसे शुरुआत होनी थी, जैसे कल ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्टे ऑर्डर दिया था और उस स्टे ऑर्डर में ये कहा था कि कल तक का समय दीजिए, हम बात को सुन लें। कल ही हमारे पूरे देश में या लॉ फैटर्निटी जो भी है उसको ये बात पता थी कि कल ही चूंकि स्टे दे दिया गया है और जमायत उलेमाए हिंद की पीआईएल दाखिल है, इसलिए पीआईएल का नोटिस के बाद पेपर कार्रवाई के बाद कोर्ट में प्रॉपर आना, इतनी कार्रवाई तो होनी है और इतनी करने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगने वाले हैं। इसलिए ये तो कल ही तय हो गया था कि भले ही स्टे एक दिन का हो, लेकिन ये 2-3-4 हफ्ते लेने वाला है और मामला टलने वाला है। लेकिन फिर भी कोर्ट में चूंकि चीफ जस्टिस ने नई बेंच बनाई और नई बेंच में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते समय पिटिशनर ने अपनी बात कही और पिटिशनर अपनी बात कहाँ से शुरू करेगा। पिटिशनर ने अपनी बात कही कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को सब टारगेट किया जा रहा है और जो रमजान के महीने में ठीक नहीं है, यानी कि ये मामला इस समय जब जहांगीरपुरी में दंगे हुए, मैंने कल भी कहा था जहांगीरपुरी में कोई दंगा नहीं हुआ। जहांगीरपुरी में हिंदुओं की परंपरागत रूप से शोभा यात्रा पर, जो हनुमान जयंती पर निकलती है, परंपरागत रूप से शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए गए, हमला किया गया, छतों से हमले हुए, मस्जिद की छतों से हमले हुए और सामान्य कबाड़ियों की दुकानों से हमले हुए, गोलियां चली, जबकि हिंदू समाज ने किसी प्रकार का कोई रिटेलिएशन नहीं किया और यहाँ पर भी गोली खाने वाला पुलिस वाला था। अब तरह तरह की अफवाहें उसमें उड़ाई गई और उन अफवाहों में ये भी कहा गया कि साहब परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के वहाँ से निकल रहे थे। बिना परमिशन के अगर निकल रहे थे तो वहाँ पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस की सिक्योरिटी क्यों थी? अगर बिना परमिशन के भी वहाँ से निकला जाएगा तो भी मैं मानकर चलूँ कि बिना परमिशन के कोई व्यक्ति मर गया, उसकी डेड बॉडी जा रही है, तो क्या अब पुलिस अगर उस पर सिक्योरिटी देती है तो फिर बिना परमिशन के चूंकि कोई यात्रा निकल रही है, कोई शव यात्रा निकल रही है, कोई जयंती की यात्रा निकल रही है, कोई भगवान की यात्रा निकल रही है या कोई बारात निकल रही है और उसमें परमिशन नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि अगर बिना परमिशन के कोई यात्रा निकल रही है तो मुस्लिम समाज उस पर पत्थर चलाएगा और पत्थर चलाते हुए उस पर गोलियां चलाएगा और गोलियां चलाकर लोगों को लहूलुहान कर देगा और मार डालेगा? मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार कपिल सिब्बल या जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी या असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि जब बिना परमिशन की वहां से निकल रही थी, पहली बात तो ये है कि सामने वाला कह रहा है परमिशन थी, पुलिस कह रही है परमिशन थी, और परमिशन का क्राइटेरिया क्या है? पुलिस को सूचना दी जाती है कि हम यहाँ से यात्राएं निकाल रहे हैं। अगर पुलिस को लगता है कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए तो फिर पुलिस को वहीं पर कार्रवाई करके रोक देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने चूंकि अनुमति दे दी इसलिए पुलिस की सिक्योरिटी भी शोभा यात्रा के साथ थी ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, और पुलिस ने ही दंगाइयों को दंगा करने से, जो हमलावर थे, हमलावरों को हमला करने से रोका था और उस हमला करने से रोकने पर पुलिस के ऊपर गोली चली है। तमाम हिंदू समाज के अनुयायी, तमाम राम भक्त, तमाम हनुमान भक्तों के ऊपर हमला हुआ, उसके अतिरिक्त गोली पुलिस वाले को भी लगी। तो क्या ये माना जाए, पहले तो परमिशन थी, अगर परमिशन नहीं भी थी तो ये माना जाए कि ओवैसी समाज देश में जिंदा नहीं रहने देगा, जो मुस्लिम समाज है वो देश में जिंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि अनुमति के बगैर आप रोड पर घूम रहे हैं इसलिए आपको गोली मार देनी चाहिए। तो फिर ये भी कहना चाहिए कि अनुमति के बगैर लाउड स्पीकर चल रहे हैं, अनुमति के बगैर रोड पर नमाजें पढ़ी जा रही हैं, अनुमति के बगैर जलसे निकाले जा रहे हैं, तो इनको भी क्या उसी तरह की कार्रवाइयों से कार्यान्वित किया जाना चाहिए? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, लेकिन उस मामले में उसके बाद जो दिल्ली पुलिस का, दिल्ली म्यूनसिपैलिटी का जो रूटीन वर्क है, हर महीने में वो किसी न किसी क्षेत्र में जाते हैं और वो वहां पर जाकर इंक्रोचमेंट को खाली करवाते हैं, अपनी रोडें खाली करवाते हैं। कल वैसी ही कुछ कार्रवाई हो रही थी। हालांकि मुस्लिम समाज पूरी रात एक्टिव था क्योंकि शाम को पुलिस को बताया गया था कि सुबह पुलिस चाहिए, और चूंकि एमसीडी ने पुलिस को बताया था कि हमें पुलिस चाहिए, तो हमारे यहाँ जयचंदों की बिल्कुल कमी नहीं है। और ये भी संभव है कि वो कम्युनिटी जो अपने आप को इस धरती का मालिक समझती है, उस कम्युनिटी के कुछ लोग हों जिनकी जानकारी में ये आ गया और रात में ही ओवैसी और अमातुल्ला खान रात में एक्टिव हो गए थे। मुस्लिम समाज बड़ी
तादाद में एक्टिव हो गया था और ये सोच लिया था कि उसने सुबह क्या करना है। सुबह जब 9 बजे कार्रवाई शुरू हुई, उसके तुरंत बाद कोर्ट के खुलते ही कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में ये कहना चालू किया कि साहब घरों को गिराया जा रहा है। जमायते उलेमाए हिंद की पिटीशन फाइल है और पिटीशन के लिस्ट पेंडेंस रहते हुए ही इसको गिराया जा रहा है। कपिल सिब्बल उसमें उपस्थित हुए और कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि साहब ये गलत हो रहा है और जमायते उलेमाए हिंद की जो पिटीशन है मौलाना मदनी की, वो पिटीशन गुजरात को लेकर है, मध्य प्रदेश को लेकर है, उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहांगीरपुरी को भी उसमें जोड़ दिया जाए, यानी कि दिल्ली को भी उसमें जोड़ दिया जाए, ऐसा उनका आग्रह था। हालांकि कल भी उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया और स्टे इस बात के लिए दिया गया कि वहां पर जो घर हैं, घरों को गिराते समय क्या प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ अपनाया गया, इसको देखने के लिए कोर्ट ने समय मांगा था। दूसरी बेंच में आज हुआ और दूसरी बेंच में लगते ही सबसे पहला जो आर्गुमेंट हुआ वो ये हुआ कि साहब इसमें 10 आइटम जुड़े हुए हैं और इसमें एक राज्य के खिलाफ है, बाकी सब 10 आइटम 10 अलग अलग लोगों ने फाइल कर रखे हैं। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई क्या 10 पिटीशनें फाइल करने की आवश्यकता है, हम तो एक पिटीशन पर ही सुनवाई कर रहे हैं और एक पिटीशन पर सुनवाई हो सकती है। सामने वालों ने कहा कि साहब इस मामले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली को जो लिखा था उसके तहत ही ये कार्रवाई हुई है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, और बिल्डिंगें गिराना शुरू कर दिया गया है। कोर्ट के सामने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उपस्थित हुए। उन्होंने साफ कहा कि साहब ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई एक रूटीन की कार्रवाई है, कोई पहली कार्रवाई नहीं है। दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार इस तरह के ऑपरेशन करती रहती है। उसने जनवरी में भी किए थे, फरवरी में भी किए थे, मार्च में भी किए थे और अब अप्रैल में भी किए थे। ये को इंसिडेंट है जिसको लोग जहांगीरपुरी से जोड़कर बता रहे हैं। मैंने भी कल कहा था कि जहांगीरपुरी से उसको जोड़ना ठीक नहीं है, ये एक रूटीन ऑपरेशन है। हालांकि पिटिशनर्स ने जो कहा, उन्होंने कहा साहब सैनिक फार्म हाउस बने हुए हैं, गोल्फ लिंक बने हुए हैं जिसमें हर दूसरा घर अनथराइज्ड है, इंक्रोचमेंट है, उसने किसी ने छतरियां निकाल रखी, किसी ने पार्किंग बना रखी है, किसी ने वहां पर चबूतरा बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने स्टैंड बना रखा है। सब उनको क्यों नहीं गिराते? आप इनको जहांगीरपुरी वालों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, इसलिए आपको केवल यही मिले और इनको गिराने चल दिए। कोर्ट में सिब्बल ने कहा कि साहब ये पार्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ ही कार्रवाई है, इसलिए ये गलत हो रहा है। कोर्ट ने इनसे साफ पूछा क्या केवल इस डेमोलिशन में केवल मुस्लिम कम्युनिटी के ही हाउस होल्ड गिराए जा रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के ही इंक्रोचमेंट गिराए जा रहे थे, या इसमें कोई हिंदू भी था? इस बात पर सभी पिटिशनर एकदम शांत होते हुए बात घुमा ले गए और बात घुमाते हुए उन्होंने कहा कि साहब इसमें और भी पिटिशनें हैं, इनको भी साथ में सुना जाए। और बुलडोजर की क्या आवश्यकता है? तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कौन सा बड़ा काम है? तो कोर्ट के सामने इन्होंने कहा साहब सामान्य प्रक्रिया अगर इंक्रोचमेंट की है, इंक्रोचमेंट का मतलब है कुछ टेबलें डाल रखी होंगी, कुछ छतरियां डाल रखी होंगी, कुछ कुर्सी मेजें डाल रखी होंगी, कुछ गाय चारे बांध रखे होंगे, कुछ ये भी संभव है कि वहां पर कुछ तखत वखत डाल रखे हों। इन तखतों को, कुर्सी मेजों को, टेबलों को और जो टिन पड़ी हुई, इसके लिए क्या बुलडोजर की आवश्यकता है? बुलडोजर भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये घर गिराने ही गए थे, ये कोई इंक्रोचमेंट गिराने नहीं गए थे। अब इन्होंने आगे कहते हुए कहा कि साहब ये गरीब लोग हैं, गरीब की हाय लगेगी, गरीब बहुत परेशान करेगा, गरीब को ये परेशान कर रहे हैं और ये जानबूझकर ऐसा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात में और अब दिल्ली में भी गिराने जा रहे हैं। जहांगीरपुरी के मामले में ऐसा दिख रहा है कि जिस स्थान पर दंगे हुए, वैसे जैसे पहले मैंने कहा दंगा शब्द गलत इस्तेमाल करता है, जिस जगह पर हमले मुस्लिम कम्युनिटी ने किए और हमले करके गोलियां चलाकर राम भक्तों को और हनुमान भक्तों को घायल किया, उस स्थान पर ही क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? उस स्थान पर ही क्यों ये आक्रमण इनको दिखाई दे रहा, वो भी रमजान के महीने में? अहमदुल्ला खान जो भाषा बोल रहा था वही भाषा कपिल सिब्बल भी न्यायालय में बोल रहे थे। न्यायालय ने यह कहा कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए? क्या इंक्रोचमेंट को गिराना किसी हालत में गलत है? इनका कहना था कि साहब इंक्रोचमेंट की आड़ में घरों को गिराया जा रहा है और साथ में ये कहते हैं कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें उसकी जो 353 धारा है, उस धारा में 30 वर्ष का व्यवस्था दे रखी है। अगर कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, कोई घर 30 वर्ष से बना हुआ है तो उसको गिराने की
एक पार्टिकुलर प्रक्रिया है 343 में, इसलिए 343 की प्रक्रिया को इन्होंने चूंकि फॉलो नहीं किया है इसलिए, और यहाँ पर ये लोग जो दुकानें बनाए हुए थे, जो घर बनाए हुए थे, जो वहां पर बैठे हुए, इनका वहां पर रहना लगभग 30 वर्ष से ऊपर का है, ये जन्म जन्मांतर से वहां पर रह रहे हैं। और अभी तो उन्होंने शायद मुझे लगता है ये नहीं कहा कि ये सब पिछले जब जब पृथ्वी नहीं बनी थी तो उससे पहले भी, जब भारत नहीं बना था, जब ये भूमि नहीं थी, तब से ये वहां पर रह रहे हैं और लंबे समय से रहते आने की वजह से ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। और यहाँ पर कानून, म्युनिसिपैलिटी एक्ट, ये वो बुलडोजर कुछ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कहने का प्रयास ऑनरेबल कोर्ट से करा। ऑनरेबल कोर्ट ने सीधा इनसे पूछा कि आप मुझे दो तीन बातें साफ बताएं, क्या हिंदुओं के मकान थे, क्या हिंदुओं की दुकानें नहीं गिराई गई, क्या वहां पर कोई इंक्रोचमेंट किसी हिंदू का नहीं था? इस बात पर इनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि तुषार मेहता साहब ने कहा वहां पर इसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही नहीं है, ये तो एक सिरे से इंक्रोचमेंट गिराया जा रहा था, रोड खाली करवाई जा रही थी, रोड पूरी तरह से घेर कर रखी हुई थी जो अनऑथराइज्ड इल्लीगल थी। बात यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब पूरे देश में इस पर स्टे लगा देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया, हम केवल जहांगीरपुरी का जो स्टे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दिया है उसको तो तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक जहांगीरपुरी का मामला हम सुन नहीं लेते। लेकिन क्यों भाई, पूरे देश में स्टे क्यों लगा दें? पूरे देश में क्यों, किस आधार पर लगा दें? कपिल सिब्बल जी का कहना था कि ये भाजपा के भगवाधारी जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ये सब जगह टारगेट कर करके मुस्लिमों के घर गिरा रहे हैं, जैसे खरगोन वाले में इन्होंने कहा, गुजरात वाले में कहा और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा। ये बताना भूल गए कि जो इंक्रोचमेंट की 98% जगह है वो किस कम्युनिटी के पास है। कौन सी कम्युनिटी है जो 4 बीवी 14 बच्चे पैदा करती है और 14 बच्चे रोड पर छोड़ देती है? रोड पर कोई पंचर की दुकान खोलता है, तो कोई टीन डालकर बैठता है, तो कोई तेल बेचता है, तो कोई कुछ और रेल बेचता है, कुछ चोरी का सामान बेचता है, तो कुछ नंबर 2 का सामान बेचता है। वो कौन सी कम्युनिटी है? अब अगर वो कम्युनिटी रोड पर बैठी होगी तो इंक्रोचमेंट किसके खिलाफ इंक्रोचमेंट की कार्रवाई होगी और किसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये वो बताना भूल गए। चूंकि कम्युनिटी ये कहती है कि मेरे कितने भी बच्चे हों वो ऊपर वाला दे रहा है, आप उस पर मना नहीं कर सकते, और जब मना नहीं कर सकते तो इतने बच्चे पैदा होंगे तो खाने खिलाने पिलाने की जुगाड़ नहीं होगी, तो उनको रोड पर छोड़ देना, रोड पर ही वो पलेंगे बढ़ेंगे और रोड पे ही अपनी दुकानें लगाएंगे, रोड इंक्रोच करेंगे और इंक्रोच कर कर पूरे देश को परेशान करेंगे। ये वो बताना भूल गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया हम पूरे देश पर इस पर कोई वैन वैन लगाने वाले नहीं है, कोई स्टे पूरे देश के लिए नहीं लेने वाले, पूरे देश में जो चल रहा है वहां के हाई कोर्ट देखेंगे और मामला लीगल प्रोसीजर से जाएगा। ये पार्टिकुलर केस जो जहांगीरपुरी का है, जहांगीरपुरी केवल, वो भी पूरी दिल्ली में नहीं, केवल जहांगीरपुरी में वो वैन कोर्ट ने कहा कि जो कल स्टे दिया गया था वो स्टे जारी रहेगा और तब तक ही जारी रहेगा जब तक कि हम इसकी सुनवाई नहीं कर लेते। अगली हियरिंग तक या नेक्स्ट ऑर्डर तक इसको स्टे किया जाता है कि वहां बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में वैन लगा देना ये ठीक नहीं है, इसलिए हम उस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को लेकर अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से रखा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार की कार्रवाई जहांगीरपुरी के मामले में हुई है उसी प्रकार की कार्रवाई ऑनरेबल कोर्ट को देश के बाकी मुद्दों पर भी, देश में बाकी जहां सबरीमाला का मंदिर चल रहा हो, जहां मंदिरों का अतिक्रमण चल रहा हो, मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो, या फिर शाहीन बाग जैसी बैठकें चल रही हों, किसान आंदोलन नाम के आंदोलन हो रहे हों और पूरी दिल्ली को परेशान किया जा रहा हो, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को परेशान किया जा रहा हो, ऐसे स्थानों पर भी कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेते हुए स्ट्रिक्ट और हार्ड ऑर्डर करने चाहिए। और ये हार्ड ऑर्डर अगर कोर्ट लगातार करे तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के प्रति किसी को कोई संशय रहेगा कि माननीय न्यायालय कुछ मामलों में बहुत जल्दी करता है और कुछ मामलों में कहता है कि हमको और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे आर्टिकल 35 कैपिटल ए, आर्टिकल 370 के मामले में कोर्ट को बहुत काम थे और उन पर तारीख दी जा रही थी। राम मंदिर के मामले में कोर्ट को बहुत काम था और वो तारीखों को आगे बढ़ा रहा था, जबकि ये पार्टिकुलर इशू पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में 1-2 करोड़ लोगों को इफेक्टेड करने वाले थे और पूरे देश की 130 करोड़ की आबादी को इफेक्ट करने वाले थे। लेकिन उन मामलों में माननीय न्यायालय कहता है कि हमें अभी समय चाहिए। लेकिन इस तरह के इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयां जिस प्रकार से न्यायालय ने तत्काल संज्ञान में ली हैं और ये संभावनाएं लोगों की स्वीकार की हैं कि उसमें कुछ इनजस्टिस हो सकती है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय मुद्दों को भी माननीय न्यायालय को तुरंत संज्ञान
लेना चाहिए। अगर माननीय न्यायालय इन मामलों पर संज्ञान लेता रहे, लगातार 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कार्रवाई करता रहे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय से भी कोई प्रश्न करेगा। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस प्रकार माननीय न्यायालय के ऊपर जो प्रश्न लगाए जा रहे हैं, मैं पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं कि माननीय न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन दुरुस्ती रहेगी, और दुरुस्ती रहे तो ही हमारा सबका अच्छा भला होगा। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज पूरे देश में वैन लगाने से, स्टे देने से मना कर दिया, केवल दिल्ली वाले स्टे को ही स्टे कंटिन्यू रखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।